हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, आज हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री बाय विजन आईएएस नोट्स की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने इसका लेक्चर नंबर 32, जिसमें हम कवर करेंगे जापान की मिलिट्री फासिज्म को और स्पेन के फ्रैंकोस फासिज्म को। समझते हैं पूरी जानकारी के बारे में। आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए आपको शुरुआत से बताती हूँ। अब एंड तक तो मतलब पुराना जर्मनी का तो हमने सब कर लिया था। अब जापान के मिलिट्री फासिज्म से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फासिज्म क्या है क्या नहीं ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें, तो अब उसको आप स्टार्टिंग में देखते आओगे तभी समझ में आएगा। तो फासिज्म जापान के अंदर ये रहा 1931 से 1945 तक। इसमें बहुत बुरी तरह से दबाते थे कम्युनिस्ट को। सारे लीडर्स जो मिलिट्री का अपोज करते थे उनको असैसिनेट कर देते थे, मार देते थे। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था एडुकेशन पे, फोकस था पूरी तरह से एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे, रीआर्मामेंट पे, और एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी वॉर ऑफ कैप्चर एशियन टेरिटरी की, ताकि वहाँ से रॉ मटेरियल को और वहाँ को एक्सपोर्ट करा जा सके, मतलब वो एक एक्सपोर्ट मार्केट के तौर पे यूज़ करी जा सके। अब क्या हुआ कि जापान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन गया था अर्ली 1930s में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बूस्ट मिला इसके इम्पेरियलिस्टिक कैंपेन्स को चाइना के अंदर। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जापान के अंदर इसके कंट्रोल को लेके आर्मी में वो आई, और जापान के अंदर एक इकोनॉमिक बूम रहा टिल मिडिल ऑफ 1921। इसको बहुत फायदा हुआ पूरे जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उससे। एज क्यों फायदा हुआ? क्योंकि जो वॉर थी उसमें यूरोपियन पावर्स कमजोर थी इकोनॉमिकली एंड ये आपस में लड़ रही थी ओवर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को लेके, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक वीकनेस जो इस यूरोपियन नेशंस की थी, इसकी वजह से एक्सपोर्ट इनका लेस कॉम्पिटिटिव हो गया था। साथ में इनकी मिलिट्री भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए वो ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि वो जापानीज का अग्रेशन जो है कंट्रोल कर सकें। अब इकलौता जो देश था जो पावरफुल था जापान के इम्पीरियलिस्ट मार्च को कंट्रोल करने के लिए, वो था यूएसए, क्योंकि ये अभी भी मजबूत था। बट इसने कहा था कि हम पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन फॉलो करेंगे, कि हम पूरे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर अपना कोई इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे नेशंस के साथ में, चाहे जो हो जाए। इसलिए जापान ने फायदा उठाया इस पूरी सिचुएशन का, और 1918 आते आते इसको फायदा मिला इकोनॉमिकली, कैसे एक्सपोर्ट करके शिपिंग को और दूसरे गुड्स को अलीड पावर्स को वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। इसने रिप्लेस करा यूरोपियन कंपनीज को एक्सपोर्ट मार्केट्स में, खासकर एशिया में, एंड इसे सप्लाई ऑर्डर्स मिले जिसमें यूरोपियन अपनी सर्विस नहीं दे पाए, वहां वो सारे ऑर्डर्स इसको मिल गए। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जापान का जो कॉटन एक्सपोर्ट था वो 3 गुना बढ़ गया, और इसकी जो मर्चेंट शिप्स थी वो 2 गुना बढ़ गई। अब जो सोशल कंडीशन थी जापान के अंदर, ये भी एक वजह है इसकी इम्पीरियलिस्ट टेंडेंसीज के लिए। हुआ क्या कि जो सेक्शंस थे, जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर, जैसे आर्मी, कंजर्वेटिव्स, ये सब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे एंड सरकार को लगातार क्रिटिसाइज करते रहते थे। आर्मी तो सरकार के सॉफ्ट अप्रोच को लेके चाइना के प्रति इसी के अगेंस्ट थी, क्योंकि इससे फायदा नहीं मिल पाया ना सिविल वॉर का चाइना के अंदर, ताकि इनका कॉलोनी एम्पायर बढ़े। और इकोनॉमिक कंडीशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इकोनॉमिक जो बूम रहा वो खत्म हो गया 1921 तक, क्योंकि अब यूरोपियन नेशंस जो थे अपने अपनी इकोनॉमिकली बैड कंडीशन से रिकवर हो रहे थे, और अपना जो इनका लॉस्ट हुआ था एक्सपोर्ट मार्केट का, अब इन्होंने वापस पकड़ लिया था। जापान के अंदर बेरोजगारी बढ़ने लगी और किसान को बहुत बुरी तरह से झटका लगा, क्योंकि चावल के जो दाम थे वो कम होने लगे। कैसे कम हुए? क्योंकि बहुत बम्पर हार्वेस्ट हो गई थी, बहुत उपज हुई थी, जिसकी वजह से चावल के दाम कम हो गए थे और किसानों को हो रहा था नुकसान। वर्कर्स की प्रोटेस्ट और पीजेंट्स को बुरी तरह से दबाया गया एंड ये इसी वजह से सरकार के अगेंस्ट हो गए। वर्ल्ड की इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक टर्निंग पॉइंट रहा जापान के एक्सपोर्ट को लेके, क्योंकि इससे इसके एक्सपोर्ट बुरी तरह से हर्ट करे।
क्योंकि जो देश इंपोर्ट कराते थे जापान के इस चीजों को, वो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि इंपोर्ट का पैसा दे सके। मैनचूरिया के अंदर चाइनीज कंपनी कोशिश कर रही थी कि वो जापान की कंपनी को रिप्लेस कर सके, और जापान का ट्रेड और बिजनेस इसलिए खतरे में था। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अनबिलीवेबल था बैकग्राउंड में इकोनॉमिक क्राइसिस की, जो 1929 में आई। आर्मी ने मैनचूरिया को इन्वेड कर दिया 1931 में बिना सरकार की नॉलेज के, और प्रधानमंत्री को मार दिया गया 1932 में, जब जो है यहाँ पे व्हेन ही अपोज द इन्वेजन, है ना, उन्होंने इस इन्वेजन का अपोज किया। तो 1945 तक ये आर्मी ही थी जिसने देश को चलाया फासिस्ट लाइन पे, और एम्परर के पास बहुत अच्छी खासी इज्जत थी, प्रेस्टीज थी, बट लेकिन ये जापानीज इंपीरियलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनको डर था अपने ऑर्डर्स का कि ऐसा हम ऑर्डर दें और कोई फॉलो ना करे। इसलिए जापान के अंदर ये सिर्फ आर्मी थी एंड कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, जो इंपीरियलिज्म की वजह थी 1930s में। साथ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और छोटा साइज इस जापानीज टेरिटरी का, ये भी इसे मोटिवेट कर रहा था अपना इंपीरियलिज्म को बढ़ाने को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट लिसन इट लाइक अ स्टोरी। आई बात स्पेन की फ्रांकोस फासिज्म की। दोस्तों स्पेन जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा था किंग अल्फोंसो 13 के अंडर 1885 से। ये कभी भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाया और डिफीट करा, हरा दिया गया बाय द मूर्स ऑफ स्पेनिश मोरक्को के द्वारा इन 1921 में, एंड एक सर्व करा एक ब्लो टू द प्रेस्टीज ऑफ रिजाइन। 1923 में जनरल प्राइमो ये हेड बने सरकार के इन द ब्लडलेस coup, एंड इन्होंने वॉर ऑफ स्पेन को जीता स्पेन मोरक्को के अंदर 1925 में। बट जो प्राइमो थे इन्हें रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि काफी भारी मात्रा में लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे ग्रेट डिप्रेशन दैट इज 1929 के बाद। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, उसके साथ जो डेप्रिसिएशन हुआ पैसेता का, इसके साथ सपोर्ट भी आर्मी से छीन लिया गया। फाइनली ये जो प्राइमो थे ना, जो फासिस्ट नहीं थे, इन्हें अपने ऑफिस से क्विट करना पड़ा। इवन जो किंग थे अल्फोंसो 13, इन्हें भी एब्डिकेट कर लिया गया था 1931 में, ताकि टू प्रिवेंट ब्लड शेड, एंड स्पेन एक बना रिपब्लिक। अब जो गठबंधन की सरकार है सोशलिस्ट की और मिडिल क्लास रेडिकल्स की, ये आ गई पावर में। अब देखते हैं सिचुएशन क्या थी ऑन द ईव ऑफ स्पेनिश सिविल वॉर 1936 से 9 तक। कुछ कंडीशंस थी ऑन द स्पेन ऑफ स्पेनिश सिविल वॉर जो हुई थी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक बनने के बाद ये जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी ना, उसमें जो कंडीशन समझते हैं क्या थी क्या नहीं, वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत हॉस्टिलिटी थी चर्च और इस न्यू रिपब्लिक सरकार के बीच में। दो प्रोविंसेस चाहती थी स्पेन से इंडिपेंडेंट होना, और 1929 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आया स्पेन में। एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस गिरने लगे, वाइन और ऑलिव एक्सपोर्ट्स गिरने लगा, और लैंड जो है वो कल्टीवेशन से आउट होने लगी। यहाँ पे खतरा था कूप का बाय द आर्मी जनरल्स। और स्पेनिश सिविल वॉर ये रिजल्ट किस चीज की थी मालूम है? क्योंकि लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में कन्फ्लिक्ट था। राइट विंग जनरल इलेक्शंस के अंदर ट्रेड यूनियंस थे, और जो सोशलिस्ट थे और कम्युनिस्ट थे, वाइल लेफ्ट विंग के अंदर जो है वो जनरल जो थे उसमें आपका ट्रेड यूनियंस थे, जिसमें आप अनार्किस्ट और आपका सिंडिकलिस्ट थे, और आपका सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। बट राइट विंग के अंदर जो है वो फैक्शन थे, जिसमें चर्च था, आर्मी, उसके साथ लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो जो राइट विंग वाले हैं और लेफ्ट विंग वाले हैं, दोनों ही ने अपोज करा, और इसलिए रिपब्लिक कमजोर हुआ, विच वॉज ट्राइंग टू फॉलो द मिडिल पाथ। क्योंकि सरकार तो गठबंधन की थी, लेफ्ट विंग सोशलिस्ट के और मिडिल क्लास रेडिकल्स के, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि दोनों साइड्स का डिमांड जो है वो बैलेंस कर सके। तो एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, राइट विंग अपोज्ड गवर्नमेंट डिसीजंस, राइट विंग ने कुछ सरकारी डिसीजंस को अपोज करा, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट को ग्रांट करने को लेके टू वन ऑफ द टू प्रोविंस दैट वर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। दो प्रोविंस इंडिपेंडेंस डिमांड कर रही थी ना,
तो जो ये वाली बात थी कि हम सेल्फ गवर्नमेंट दे देते हैं एक प्रोविंस को, इसको इन्होंने राइट विंग वालों ने सीधा अपोज करा इस सरकार के इस डिसीजन को। दूसरा ये अपोज करा कि सेकुलरिज्म का इम्प्लीमेंटेशन, चर्च और स्टेट को अलग करा गया, प्रीस्ट को हटा दिया गया फ्रॉम द पे रोल ऑफ द गवर्नमेंट, चर्च का कंट्रोल जो एजुकेशन को लेके था वो भी यहाँ पे हटा दिया गया। इसलिए जो पावर थी चर्च की वो कम हो गई और चर्च और दूसरे राइट विंग फैक्शंस ये अपोज करने लगे सरकार को। तीसरा इन्होंने जो अपोज करा वो था कि जो रिमूव करा थ्रेट टू कोप मैनी इंपॉर्टेंट आर्मी जनरल्स वर रिमूव। और उसके बाद आता है नेशनलाइजेशन लार्ज प्राइवेट स्टेट्स का, मतलब जमीन वगैरह का, ताकि लेफ्ट विंग सेक्शन की डिमांड को पूरी कर सकें। इसके साथ वेजेस में बढ़ावा वर्कर्स की जो इंडस्ट्रीज के खिलाफ है। तो इन सब चीजों को यहाँ पे राइट विंग वालों ने अपोज करा। अब और चीजें समझिए, जो लेफ्ट विंग थी इन्होंने अपोज करा सोशलिस्ट को। क्यों? फॉर कोऑपरेटिंग द मिडिल क्लास रेडिकल्स। ये चाहते थे एक वायलेंट रेवोल्यूशन हो इन कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट, ताकि इस्टेब्लिश हो एक कम्युनिस्ट स्टेट। और यहाँ पे जनरल स्ट्राइक शुरू हुई, राइट्स हुई, असैसिनेशन हुई राइट विंग लीडर्स का। 1933 में राइट विंग की सरकार पावर में आई और ज्यादातर जो कदम उठाए गए थे पुरानी इस कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा, इस गठबंधन की सरकार के द्वारा, उसे वापस रिवर्स करा। इसकी वजह से लेफ्ट विंग का जो फैक्शंस था वो अब गुस्सा हो गया, है ना। और इन सब ने खुद को ऑर्गेनाइज करा इनटू अ पॉपुलर फ्रंट, जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी और बढ़ी। अब पॉपुलर फ्रंट जो था ना, ये दबा दिया गया बुरी तरह से इस राइट विंग गवर्नमेंट के द्वारा और आर्मी के द्वारा अंडर जनरल फ्रैंको के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंको ने ये ऑर्डर करा था ना कि शूट कर दो ऑन स्ट्राइकिंग माइनर्स। मीनवाइल जो राइट विंग फासिस्ट थे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करा था एक न्यू फैलिंग पार्टी में। उसके साथ एक और सिचुएशन ये थी कि इतना ज्यादा सीवियर रिप्रेशन दबाया जा रहा था ना, इसमें पॉपुलर फ्रंट पावर में आ गया 1936 में और वन ऑफ द राइट विंग लीडर्स को मर्डर कर दिया गया और इसकी वजह से सिविल वॉर यहाँ पे बढ़ी और जिसकी शुरुआत हुई आर्मी और फैलिंग पार्टी जो ऊपर मैंने बताई ना इन्होंने बना दी थी राइट विंग वालों ने, इनके द्वारा एम ये था कि हम सरकार को उठा के बाहर फेंक देंगे और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में। 1936 से 9 तक चली थी। हुआ क्या कि सिविल वॉर को लड़ा गया राइट विंग और लेफ्ट विंग की फोर्सेस के बीच में। अभी तक आप कहानी से बस समझ गए होंगे। राइट विंगर खुद को नेशनलिस्ट बोलते थे, वही जगह लेफ्ट विंग की फोर्सेस खुद को रिपब्लिकन्स बोलती थी। जो ये ट्रबल हुआ ना, उसकी शुरुआत हुई जब नेशनलिस्ट ने जनरल फ्रैंको के अंदर शुरुआत करी रिवोल्ट की स्पेनिश मोरक्को में। और सिविल वॉर के टाइम इटली और जर्मनी ने नेशनलिस्ट को सपोर्ट करा, दैट इज यहाँ पे राइट विंगर्स को, टैंक्स के साथ, ट्रूप्स के साथ, एयर शेलिंग, फूड सप्लाईज और रॉ मटेरियल के साथ। और जर्मनी ने बॉम्ब करा टाउन ऑफ ग्योर्निका को, ये आप देख सकते हैं 1937 में। और 1600 सिविलियंस, इनोसेंट आम बेचारे मतलब बेगुनाहों की मौत हुई। उसके साथ रशिया ने सपोर्ट करा रिपब्लिकन्स को, वाइल ब्रिटेन और फ्रांस ने रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई बीच में नहीं बढ़ेंगे। साथ में एंटी फासिस्ट वॉलंटियर्स स्पेन में आए फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप, ताकि वो सपोर्ट कर सके रिपब्लिकन्स को। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ पहुंचे बार्सिलोना 1938 में। बाद में इन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि यूरोप ही था 1938 में, है ना। इट वाज द यूरोप ऑफ 1938 विद मिस्टर नेविल चैम्बरलेन्स अपीजमेंट इन फुल स्विंग एंड मार्चिंग ओवर द बॉडीज ऑफ nations, betrayed and crushed to the final scene that was staged at Munich. There I entered into Europe of conflict by flying straight of Barcelona. There I remained for 5 days and watched the bombs fall nightly from the air. गिरे जा रहे हैं बम इनके सामने, इन्होंने देखा। There I saw much else that impressed me powerfully, and there in the midst of want and destruction and ever impending disaster, I felt more at peace with myself than anywhere else in Europe. There was light there, the light of courage and determination and of doing something worthwhile. इन्होंने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो नेशनलिस्ट जिन्होंने वॉर को जीता ड्यू टू क्यों
क्योंकि एक अच्छी एबल लीडरशिप थी फ्रांको की। उसके साथ लेफ्ट विंगर्स के बीच में यूनिटी नहीं थी। एग्जाम्पल जो अनार्सिस्ट और सोशलिस्ट थे वो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे, है ना, बार्सिलोना के अंदर। और तीसरा वजह ये थी कि सपोर्ट इनको इटली और जर्मनी से मिला था, जिन्होंने फ्रांको को मदद दी थी इस उम्मीद से कि हम दूसरा फासिस्ट स्टेट यूरोप में बना पाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक कहानी थी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब फासिज्म इन स्पेन की बात करते हैं 1939 से 75 तक। अब जो सिविल वॉर खत्म हुई इसकी वजह से एक फासिस्ट स्टेट बना इन द फॉर्म ऑफ स्पेन, जो फ्रांको की डेथ तक 1975 तक रहा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको लेके समझाती हूँ। फ्रांको काफी श्रूड था इसमें स्पेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूर रखने में, है ना। इसकी वजह से यहाँ पे हिटलर डिसअपॉइंट हो गया। फ्रांको वॉज श्रूड इनफ टू कीप स्पेन आउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डिसअपॉइंटिंग हिटलर। दूसरा, फ्रांको का रूल आपको वैसे ही दिखेगा जैसे हिटलर का था, मसूलनी का था, कि मतलब दबा दो, मिलिट्री कोर्ट्स, मास एग्जीक्यूशन। तो इसने टाइटल भी लिया, टाइटल लिया कॉर्डिलो का। कॉर्डिलो मतलब द लीडर, जैसे कि आपका टू ड्यूस एंड फर्दर, लाइक जो मसूलनी थे ना, हिटलर जैसे थे ना, इस तरीके से। 1960s के टाइम पे कॉर्डिलो मतलब ये द लीडर ने कुछ कदम उठाए ताकि रिप्रेशंस को कम करें टू द ऑफ द रिजाइम। एग्जाम्पल, मिलिट्री कोर्ट्स को खत्म कर दिया गया, वर्कर्स को लिमिटेड राइट दिया गया स्ट्राइक का, इलेक्शंस को लाया गया पार्लियामेंट में। और फ्रांको का जो स्पेन था ना, वो पूरी तरह से फासिस्ट नहीं था। क्यों, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि फ्रांको सपोर्ट करता था चर्च को, इसने पावर भी दे दी थी। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन वापस आ गई थी चर्च के कंट्रोल में, और ये कभी ना होता फासिस्ट स्टेट में, क्योंकि वहां पे तो सारा कंट्रोल और पावर सिर्फ सरकार के साथ में रहती है, हाथ में रहती है। उसके अलावा एंटी वॉर स्टैंड, फ्रांको ने कहा भैया मैं वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्कुल हिस्सा नहीं लूंगा और स्पेन न्यूट्रल रहेगा वॉर के टाइम पे। तो ये तो फासिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट था, क्योंकि वॉर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी उसके अंदर, ताकि एक महान देश होता है तभी वॉर में अगर इन्वॉल्व होता है तो बड़ी बात है। 1977 में पहला मल्टी पार्टी इलेक्शंस लाए गए, है ना, इसने स्टैब्लिश करा डेमोक्रेसी को विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और स्पेन ने ज्वाइन करा यूरोप की इकोनॉमिक कम्युनिटी को 1986 में दोस्तों। एंड इसका टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ा पाए बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट करा है दोस्तों। कैसा लगा आपको लेक्चर, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा, कमेंट करिएगा। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरे काम मुझे सपोर्ट कर सकते हो। लेक्चर्स को आप फेसबुक पे देख सकते हो। वर्चुअल लाइब्रेरी नाम का एक अच्छा इनिशिएटिव मैंने लॉन्च किया है, आप उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में पा सकते हो। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम क्वेश्चंस एंड पीडीएफ्स के लिए फॉलो कर सकते हो। बहुत अमेजिंग है, हर जगह फॉलो करिए। ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय हिंद, जय भारत।